नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस का प्रियंका दाव बीजेपी को तराप। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका अब राजनीति में डेब्यू करने जा रही हैं, यानी चुनावी राजनीति से दूर रहने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल दो बड़े ऐलान किए। पहला ये कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और दूसरा ये कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य होंगी जो चुनाव लड़ने जा रही है। प्रियंका भले ही पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस एक साथ कई मोर्चे साधने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि प्रियंका साउथ में रहकर बीजेपी के मिशन दक्षिण को टक्कर देंगे, तो वहीं राहुल गांधी नॉर्थ में रहकर हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि वायनाड कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जा रही है, ऐसे में संसद के भीतर मोदी और शाह की जोड़ी के सामने राहुल और प्रियंका की मजबूती से खड़े होकर सरकार से सवाल करते नजर आ सकते हैं। यानी प्रियंका का वायनाड जाना और संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो खास पैनल के साथ हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। प्रियंका जी, आप तो वायनाड से 5 लाख वोट से जीत कर आएंगी, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जी हाँ, कांग्रेस का प्रियंका दाव बीजेपी को तराप। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पहले आप दर्शकों को आज के महत्वपूर्ण सवाल, जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का प्रियंका दाव क्या बीजेपी के लिए टेंशन देने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के मिशन दक्षिण को रोकने के लिए कांग्रेस का प्रियंका प्लान है क्या। जी हाँ, मैदान में प्रियंका कांग्रेस को कितना नफा होने जाएगा और कांग्रेस का प्रियंका दाव क्या बीजेपी को तनाव दे रहा है। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल, प्रियंका के वायनाड जाने से दक्षिण में मजबूत होगी कांग्रेस। पहले से मजबूत है, लेकिन बीजेपी भी दक्षिण में पैर पसार रही है, तो कांग्रेस का प्रियंका प्लान क्या मुश्किल बढ़ाएगा बीजेपी के दक्षिण प्लान को रोकने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की यही कोशिश है कि दक्षिण के अंदर बीजेपी को मजबूत किया जाए। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन्हीं तमाम सवालों पर हमारी बातचीत होगी। और आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, जो मेहमान रहेंगे उनका मैं जल्दी से आपको परिचय करा दूं। जो मेहमान हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ आलोक वर्मा रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कीर्ति निधि पांडे जुड़ेंगे सपा की तरफ से। सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ। आलोक जी, बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई होगी क्योंकि राहुल गांधी तो देखिए रायबरेली से रहेंगे सांसद, लेकिन प्रियंका वायनाड से, क्योंकि आप भी दक्षिण में पैर मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रियंका अब आपको चुनौती देंगी। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम साउथ इंडिया में हम मजबूत होकर के उभरे हैं। आमतौर पे हमको हिंदी बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में हमने साउथ इंडिया में बेहतर किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में जैसा नतीजा हमको चाहिए था, जिस तरीके की उम्मीद हमने यहाँ पर की थी, अपनी गलतियों की वजह से वो नतीजा हमको नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, स्वागत होगा उनका वायनाड में। एक बार हार करके हम फिर से उनको वापस पवेलियन में भेजेंगे
और मुझे लगता है कैसे कि ज्यादा कैसे दिन- वायनाड में आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? आप खुद ही कह रहे हैं कि यूपी जहां आपका बाबा का बुलडोजर केवल चलता है वहां आप मैं- हार गए, आप अमेठी हार गए, रायबरेली आ गए, अब नहीं, वायनाड में आप कभी- कह रहे हैं कि आप उनको हरा के बेच देंगे। सर ये देखिए- ओवर देखिए कॉन्फिडेंट हुजूर- तो नहीं है? नहीं नहीं, देखिए हुजूर, जब आप कभी चुनावी मैदान में होते हैं तो कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सारी की सारी सीट हमने वहां पर जीती। राजस्थान में थोड़ी सी गफलत हुई, थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने तो शानदार वायनाड तरीके में से कैसे जीत हरा हासिल देंगे की। प्रियंका को? ये तो बताइए। आपका उम्मीदवार पिछली बार तीसरे नंबर पर रहा, अभी आप सबको- जो हाल में आप- चुनाव आप- हुए आप- वहाँ आप- कम्युनिस्ट आप- पार्टी है और वहाँ कांग्रेस की मैंने- लड़ाई होती है। मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब आप चुनावी समर में उतरते हैं तो नए सिरे से कुछ व्यूह रचना करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। ठीक है सुधा जी, हम डेब्यू करने जा रही हैं चुनाव में प्रियंका गांधी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहला ही चुनाव हराएंगे हम उन्हें। देखिए ये अति विश्वासी और ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इनके अमेठी में जिस तरह से दर्प, अहंकार और चुनौतियों वाली बातें चल रही थी आपके माननीय मंत्री जी के द्वारा, उसको हमारे एक सामान्य से कार्यकर्ता ने जिस तरह हरा के वापस भेजा, ये आप सबने देखा हुआ है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के साथ में मिलकर हम लोगों ने बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन किया। 17 सीटें थी और उसमें से जो हमें जय मिली है, अगर कुछ और सीटों की बात करूं, अगर उसमें कुछ अंतर न होते और इनकी जो 60 गांठ और जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हो ना होती तो हमारी सीटें और होती, वो बात का मसला है। और अगर किसी में भय व्याप्त हुआ है, जो डर लगा है, जो निडरता के अपने साक्ष्य बनते थे और बस मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने वाले लोग थे, तो 400 पार के पास जा रहे थे। दारा था कि अब की बार जो मोदी सरकार होगी वो 400 पार जाएगी और अपने बलबूते पे बनाए हुए सरकार वो उत्तर प्रदेश में देखिए जिस सुधा तरह जी, से बीजेपी आप तो लोग- ये भी आरोप लगा रही है ना, देखिए परिवारवाद की पार्टी है, परिवार वालों को मिलती है सीट। अब ये देखिए अपने दामाद को भी लड़ा ले भविष्य में, ये तो ये लोग कह रहे हैं। अभी अगर मैं मंत्रालय की बात करूं, बहू, दामाद, बेटा, पोता, सबके नाम आ जाएंगे। पूरा मंत्रालय वही है परिवारवाद की बात करने वाले लोगों के साथ, पूरा वही जो जखीरा है, पूरा मंत्रालय जो जिनको मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है, कोई बेटा, कोई बहू, कोई दामाद, कोई पुत्र, कोई सुपुत्र, यही है। और वहां पर कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो जब ये आप बात करते हैं तो मान के चलिए, जब हम बात करते हैं प्रजातंत्र की और उसमें चुनाव लड़के कोई आगे पहुंचेगा, सीधे किसी में ताकत नहीं, कोई भी किसी को पहुंचा दे रहा है। तो ये बातें जो उल जलूल फिजूल के लोग बातें करते हैं, उसको आप उसके शब्द मत पकड़िए, इनकी राजनीति को करने दीजिए, क्योंकि झूठ की राजनीति करते हैं। चलिए झूठ की राजनीति करते हैं। मैं लौटूंगा, कीर्ति निधि पांडे जी मैं- जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका भी रुख कर लेता हूं। कीर्ति निधि पांडे जी, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड और राहुल गांधी रायबरेली से रहेंगे, कितना नफा नुकसान और बीजेपी की क्या टेंशन बढ़ रही है? देखिए, ये फैसला कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी की नेता हैं प्रियंका गांधी जी, वो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही। राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट अपने पास रखे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का फैसला। मेरी शुभकामनाएं हैं प्रियंका जी को कि प्रियंका जी अच्छे मतों से वायनाड से चुनाव जीतें और लोकतंत्र में जो लोगों का भरोसा उनके साथ है उसको वो कायम करें लोकसभा के अंदर। आलोक जी कह रहे थे कि हम वायनाड की सीट भी जीत जाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, दम भर रहे थे उत्तर प्रदेश में कि 80 की 80 सीट जीतेंगे। जनता ने 1 नंबर से 2 नंबर की पार्टी बना दिया भारतीय जनता पार्टी। और अयोध्या, इलाहाबाद, चित्रकूट, बनारस के अगल बगल की सारी सीटें सब की सब हार गए। और प्रधानमंत्री जी ने क्या नारा दिया बनारस के अंदर? इस बार 10 लाख पार, और जीते बड़ी मशक्कत के बाद 1.5 लाख वोटों के अंतर से। ये है जनता का जनादेश। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि जनता के जनादेश से अपने को ऊपर समझती है। इसीलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। हसीन सपने देखने में इनको कोई टैक्स नहीं लगता। आलोक वर्मा जी को हसीन सपने देखना चाहिए कि वो वायनाड भी जीत जाएंगे। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे। ठीक है, ये तनाव, ये टेंशन बीजेपी के लिए है क्योंकि बीजेपी को हर मोर्चे पर कांग्रेस घेरेगी, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में जान आ गई है? 6 सीटें जीते, आपके सहयोग से जीत गई है। कांग्रेस की स्थिति आपको भी पता है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वो टेंशन बीजेपी के साथ साथ आपकी भी बढ़ेगी सर।
अब तक तो आप बीजेपी से लड़ते थे। और देखिए राजनीति में आपको पता है सर, दोस्ती स्थायी नहीं होती है, ना तो दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी स्थायी होती है। कीर्तिनिधि पांडे जी। नहीं, इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता न कोई अस्थायी दुश्मन होता। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि देश के इस संकट काल में जब गुजर रहा था, जब देश के अंदर संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था, आरक्षण समाप्त हो रहा था इस देश का, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके इस जो मेरी लड़ाई थी, जो समाजवादी पार्टी के उस अभियान को बहुत मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसका परिणाम रहा कि 80 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के अलायंस आपके लिए नहीं टेंशन बढ़ेगी जब कांग्रेस अगर मजबूत होती है। देखिए आज यूपी में देखिए आपके पीछे खड़ी है, लेकिन केंद्र में दोनों तरफ अगर मजबूत होती है तो आप उनके पीछे खड़े हैं ना सर अभी तो। देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मजबूत पार्टी है और हम लगातार कहते रहे कि हम 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जिस भी दल से हमारा अलायंस होगा हम सभी साथियों को जिताने का काम करेंगे। और उसी रणनीति और अभियान के तहत हमने जो लड़ाई लड़ी लोकसभा के चुनाव में, उसी का परिणाम है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का जनादेश है। चलिए कीर्तिनिधि जी, आप उस बिंदु पर नहीं आना चाह रहे क्योंकि अभी देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव भी होगा और उपचुनाव में भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी मांग रही है कि अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो कांग्रेस भी कुछ सीटें मांग रही है। चलिए हमारे साथ आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक अजय आर्य जी भी जुड़ गए। अजय जी, प्रियंका का वायनाड से लड़ना और राहुल का रायबरेली से सांसद रहना कैसे देखते हैं आप सर? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ये जो स्टेप है, कदम है, बड़ा परिपक्व मैं इसको मानता हूँ। उत्तर भारत से राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है और प्रियंका गांधी जी की लॉन्चिंग साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत से कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात की है कि आज खत्म हो गया कि क्या प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगी, राजनीति में आएगी, चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब ये क्लियर हो गया कि वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, 2 बातें बहुत क्लियर हो रही कि अमूमन ये देखा जा सकता है कि वायनाड सीट कांग्रेस पार्टी के लिए वस्तुतः आसान सीट है, जिससे चुनाव आसानी से प्रियंका गांधी जीत जाएगी। चूंकि वो एक अच्छी वक्ता है, पूरे भारत की राजनीति के उनको अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, और जब पूरा देश संसद में सुनेगा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को इसका डबल फायदा होगा। आपने देखा पिछले 1 वर्षों में ये राहुल गांधी जी ने बहुत मेहनत की और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा, तमाम यात्राएं की, जिसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। ये बिल्कुल आपने कहा कि देखिए डबल फायदा होगा, यही बड़ी बात है क्योंकि डबल फायदा होगा। वो कहीं ना कहीं चैलेंज आलोक वर्मा जी आप लोगों के लिए है, क्योंकि उत्तर भारत की बात करें, आपने कहा उत्तर भारत में अब राहुल गांधी सक्रिय हो गएंगे, दक्षिण में से वो वहां लड़ेंगी, तो ये टेंशन आपके लिए जो जोड़ी है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वाली जोड़ी, उनके लिए चैलेंज है और वो सदन में भी चैलेंज होगा। दोनों भाई बहन घेरेंगे आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि सदन की मर्यादा यही है कि पक्ष भी हो विपक्ष भी हो और विपक्ष भी अपनी ताकत से पूरी ताकत से अपनी बात रखे। लेकिन जहां तक चुनावी मैदान की बात है, कोई बहुत पीछे हम नहीं रहे, थोड़ा सा कुछ सीटें हमारी कम हो गई हैं, लेकिन विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे भी 2.5 गुना है और इनका पूरा का पूरा गठबंधन जितना है उससे भी हम ज्यादा रहे हैं। साफ साफ हमको बहुमत मिला है, सरकार बनाने का आदेश मिला है, हमने सरकार बनाई है, तीसरी बार बनाई है। इतिहास में नेहरू के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कलेवर देने की कोशिश की जा रही है, रंग देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बहुत पीछे चला गया। हाँ, उत्तर प्रदेश में वैसा नतीजा हमारा नहीं आया, लेकिन बहुत सारे दूसरे इलाकों में हमारा शानदार नतीजा रहा। बिहार में हमारा गठबंधन शानदार तरीके से हमने प्रेजेंटेशन किया। हरियाणा में हमने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर हमने किया। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पूरी तरीके से उखाड़ के हटा दिया। तो मुझे लगता है कि हमारा नतीजा बहुत ज्यादा आलोक जी देखिए टेंशन तो बढ़ेगी। अभी आप एक मोर्चे पर आप सपा वर्सेस बीजेपी
बीजेपी की लड़ाई होती थी आलोक जी यूपी के अंदर, लेकिन अब आप तीसरे मोर्चे पे भी गिर रहे हैं ना। अब कांग्रेस भी एक्टिव रहेगी, राहुल गांधी अब यहां से सांसद रहेंगे, तो यूपी की आवाज, यूपी के मुद्दे उठाए जाएंगे, उधर अखिलेश यादव भी उठाएंगे, तो दो आपकी घेराबंदी होगी। उधर अगर नॉर्थ की बात करते तो घेराबंदी आपकी और टेंशन बढ़ेगी ना यूपी में। तो सर अब 27 में आप चुनाव में जाएंगे तो और टेंशन बढ़ेगी ना आपके लिए। तो कांग्रेस मजबूत हो रही है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहले ये जोड़ी नहीं रही है। इससे पहले भी 2017 का चुनाव जो है अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी ने साथ साथ लड़ा था। क्या नतीजा निकला था बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे दलों का भी गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ भी आई थी, दूसरे दलों के साथ भी 2022 के इलेक्शन में आई थी। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो गया। हाँ, इस बार थोड़ी सी गफलत हो गई, थोड़ा सा झूठ बोलने का इनको मौका मिल गया। गांव-गांव जाकर जो उन्होंने कहा कि आपका संविधान बदल जाएगा, संविधान भारतीय जनता पार्टी चेंज कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, उससे थोड़ी गफलत हो गई। 2-4% वोट हमारे कम हो गए, इसलिए इनके पास बोलने का एक मौका आ गया। लेकिन हर बात काट की हांडी हुई ना। आपने उम्मीदवार भी तो रिपीट किए ना, उम्मीदवारों को भी लेकर नाराजगी थी। जल्दी से सुधा जी। बिल्कुल आलोक भाई क्या बात कर रहे हैं, सोचिए जनता ने इनको नहीं सुना। मोदी जी के चेहरे के भरोसे ये हर चुनाव में उतरते हैं और चेहरा चला ही नहीं, और कह रहे हैं गफलत हो गई। मतलब अपनी बातों में ही घिरने की जरूरत क्या है। और आप जो बात कर रहे हैं, आप बात सुधा जी, इनको जो वोट मिला वो मोदी जी के नाम पे ही मिला है। उम्मीदवार तो सब इनके वो थे, फ्लॉप थे। वो तो शुक्र है उम्मीदवारों ने डुबो दिया इनको, तो मोदी जी के नाम पे मिल गया जो वोट मिल गया था। बनारस में 10% वोटों का रूप गिरना, 4 लाख से ज्यादा हमारे अजय राय जी को मिलना, प्रधानमंत्री जी का उसके नीचे उतर के आना दिखाता है जनता क्या चाहती है। ये भी बात आप सही कह रहे हैं। करारी हार, हमारे जितने वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं उससे अधिक वोटों से हमारा एक सामान्य सा कार्यकर्ता इनकी मंत्री से जीत के आया है। कैसी बात कर रहे हैं, जनता को गफलत नहीं हुई है, जनता जानती है सच्चाई क्या है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, ये सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद सच्चाई इस बात की है कि ये नीचे आए हैं। मोदी जी का चेहरा नहीं चला है, लोग सच्चाई को जानने लगे हैं। इनके सुधा जी, अब भविष्य क्या देखती है यूपी में? सुधा जी, कांग्रेस का भविष्य क्या देखती है? क्योंकि आप भी जानती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। 2 विधायक, पहले 1 सांसद थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जिस तरह 6 सांसद बने, अब क्या भविष्य में आंकड़ा बढ़ेगा, स्थिति मजबूत होगी? जैसे आपने लंबे वक्त तक यूपी में हुकूमत की, उस जैसे आसार कभी भविष्य में आप देखती हैं? देखिए, पहले आप लोग जब भी इसके पहले डिबेट होते थे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के पहले, रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है दिल्ली का, हमेशा आप लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल जो हमें भविष्य दिख रहा है बहुत बेहतरीन दिख रहा है, क्योंकि जनता को झूठ समझ में आने लगा है। इनके जुमले नीट के परीक्षा में जिस तरह से जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन को लाके परीक्षा का रिजल्ट निकाल के इन लोगों ने जनता की उस बातों को पूरा कर दिया कि झूठ और झूठ पे चलने वाली सरकार है। और किस तरह धांधली करते हैं लोग कि आके संस्थाएं, मंत्रालय झूठ बोल देता है। बैठ के हमारे यहाँ रेलवे का इस तरह से प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, नीट पे कुछ नहीं बोलना है, रेल हादसा हो गया कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हाँ, मंत्री प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, ड्रेस चेंज हो रही है, रेल बन रही है। लोगों से कोई मतलब नहीं, जनता इस बात को जान चुकी है, वो जुड़ चुकी है इन बातों से कि ये मात्र जो 31, 36 और 37% से जीतते रहे हैं, बाकी जनसंख्या, बाकी जनता जानती है कि ये लोग इस देश हित में कोई काम नहीं करते हैं। पहली बार सरकार 31% में बनी थी, फिर 37% में, इस बार 36%। तो आप जान सकते हैं कि जो मतदान, जो मत का प्रतिशत है वो दिखाता है कि इनके झूठ, इनके जुमलों की पूरी कलई खुल गई है। चलिए बिल्कुल, कीर्ति निधि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नहीं, जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे हैं कि इनके झूठ और जुमलों में फंस गई। जो पार्टी जुमलों पे सरकार बनाई, 15-15 लाख रुपए खाते में भेजने की बात करके, महंगाई कम करने की बात करके, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करके, अब वो करें कि गफलत में सरकार बन गई। गफलत में नहीं, आपने जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण के आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची, आप जो संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहे, आप जो उत्तर प्रदेश में चयनित शिक्षक 6800 दलित और पिछड़े समाज के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, जो आप लगातार परीक्षा के पेपर लीक करा रहे हैं नौकरियों के एक साजिश के तहत, जिससे नौजवानों को रोजगार न मिला, इस बात को इस उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है और उसी के तहत पीडीए की रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है, जो उनकी आवाज बनकर के लोकसभा में अपनी आवाज मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक, आलोक जी जवाब देंगे?
नहीं, एक अरसे बाद समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खुश होने का मौका मिला है। खुश हो ले, मुझे लगता है कि कुछ दिनों की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात आ जाएगी। इनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि गांव-गांव जाकर इन्होंने क्या कहा। 400 के पार मोदी जी इसलिए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है ताकि संविधान बदला जा सके, ताकि आरक्षण खत्म किया जा सके। ये गफलत में डालने की उत्तर प्रदेश के लोगों की आपने कोशिश की, कोशिश तो और जगह कर रहे थे, लेकिन बिहार के लोगों ने नहीं समझा। बिहार के लोगों ये बात तो आपके नेता कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों ने, आनंद हेगड़े साहब ने ये बात कहा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक अयोध्या से सांसद आपके लल्लू सिंह ने कहा, मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविंद साहब ने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो संविधान बदलने की बात तो आप कर रहे थे, और संविधान बदलने वालों को अगर जनता ने बदल दिया तो आप तकलीफ में चले गए। उत्तर प्रदेश नहीं, संविधान बदलने वालों की बात करने को अगर जनता ने बदल दिया, अयोध्या में फैजाबाद की। चलिए अब देखते हैं। रुकिए मैं अजय आर्य जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। अजय आर्य जी, अब एक स्थिति है, ठीक है, बीजेपी के लिए तो टेंशन है ही, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी के नजरिए से देखे कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा के लिए भी टेंशन बढ़ेगी, सपा के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि स्थायी दोस्ती नहीं होती है, स्थायी दुश्मनी भी नहीं होती है राजनीति में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना आसान अमूमन तौर पे एसेस किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस लंबे वक्त से राज्य सरकार में नहीं है और राज्य सरकार में ना होने का नुकसान उसको अभी तक उठाना पड़ रहा है। मुझे याद आता है 89 के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ कभी सरकार में नहीं गई, ना बाहर से रही ना अंदर से, ना बाहर से समर्थन में रही, ना सरकार में कोई इनका मंत्री रहा। अमूमन ये देखा जाता है कि आम जनता का काम जो होता है, जो रोजमर्रा के काम होते हैं, वो राज्य सरकारों से चलते हैं, जिसका फायदा अखिलेश यादव की पार्टी या मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में मिला और उन्हीं के कार्यकर्ताओं के जोश का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल ये देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सपा और बीएसपी भी मिलकर लड़े थे और फिर बीएसपी को फायदा हो गया था, कांग्रेस को फायदा तो हुआ, उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 6 सीटें फिर भी आ गई, जान तो आ गई। अब देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े चर्चा में, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।